जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां यादें रेत की तरह नहीं बल्कि खुद वक्त की तरह हाथों से फिसलने लगती हैं, जहां चेहरे तो जाने पहचाने लगते हैं पर उनके पीछे की जो कहानियां हैं वो सब मिट चुकी होती हैं। जी हाँ, ये अल्जाइमर की खामोश धुंधली दुनिया है। तो आज चलिए हम उसी धुंध में उतरते हैं, उस दिमाग के अंदर जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुद को ही भुला रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। जैसा कि परिवार वाले कहते हैं, ये एक जीवित शोक है। और इसकी साइंस की गहराइयों में उतरने से पहले ना, इस एहसास को समझना बहुत ज़रूरी है। ये उस इंसान को धीरे धीरे खोने का दर्द है, जो अब भी हमारे सामने है, जिसकी हंसी शायद हम सुन सकते हैं, पर जिसकी रूह, जिसकी आत्मा कहीं खो गई है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक अस्पताल के कमरे से। एक ऐसा मंजर जो इस बीमारी की जो बर्फीली हकीकत है ना, उसे सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये कोई वहम नहीं है। मेडिकली इसे कहते हैं ऑटोप्रोसोपेग्नोसिया, या आसान भाषा में मिरर साइन। सोचिए वो लम्हा जब दिमाग अपने ही अक्स को पहचानने से इनकार कर दे। ये वो पल है जहां इंसान खुद के लिए ही एक अजनबी बन जाता है, और हमारी तहकीकात ठीक यहीं से शुरू होती है। अब दिमाग के अंदर मची इस तबाही को समझने के लिए हमें पहले एक सेहतमंद दिमाग की शानदार बनावट को समझना होगा। सोच कर देखिए, दिमाग एक जगमगाते बेहद व्यस्त शहर की तरह है। एक ऐसा शहर जहां अरबों न्यूरॉन्स के बीच लगातार हर पल संदेशों का आना जाना लगा रहता है, एक सेकंड में लाखों बार। अब इस शहर में ना, हर न्यूरॉन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल की पटरियों जैसा एक बहुत बारीक जाल बिछा हुआ है। और जानते हैं ये पटरियां क्या हैं? ये हैं टाउ प्रोटीन्स। इनका काम है माइक्रोट्यूब्यूल को मजबूती से पकड़े रखना, ताकि जो जरूरी सामान है, मतलब सूचना, पोषण, वो सब एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुके पहुंचता रहे। बिल्कुल एक परफेक्टली चलने वाला सिस्टम। और फिर एक और किरदार है, एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, जिसे हम APP भी कहते हैं। ये न्यूरॉन की बाहरी दीवार में लगा एक आम सा प्रोटीन है। इसका काम सेल की मरम्मत और ग्रोथ में मदद करना। नॉर्मल हालात में क्या होता है, ये इस्तेमाल के बाद टूटता है और शरीर इसे रोजमर्रा के कचरे की तरह आसानी से साफ कर देता है। सब कुछ अंडर कंट्रोल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से असली खेल शुरू होता है, जब दिमाग के अंदर एक खामोश साजिश जन्म लेती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत धीरे धीरे, बिना किसी आहट के, यादों के उस जगमगाते शहर की बत्तियां एक एक करके बुझाने लगती है। तो अब देखिए यहाँ होता क्या है। आमतौर पर ये जो APP प्रोटीन है, उसे अल्फा सीक्रेटेज नाम का एक एंजाइम बिल्कुल सही जगह से काटता है। इससे जो टुकड़े बनते हैं वो हानिरहित होते हैं और आसानी से घुल जाते हैं। मगर अल्जाइमर में कहानी बदल जाती है। दो दूसरे विलेन आ जाते हैं, बीटा सीक्रेटेज और गामा सीक्रेटेज, और ये दोनों इसे गलत जगह से काट देते हैं। नतीजा, एक चिपचिपा जहरीला टुकड़ा बनता है जिसे हम बीटा एमिलॉइड 42 कहते हैं। और ये जो बीटा एमिलॉइड के टुकड़े हैं ना, ये अकेले नहीं रहते। ये बिल्कुल चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं और बनाते हैं जहरीले गुच्छे, जिन्हें हम कहते हैं ओलिगोमर्स। फिर यही गुच्छे मिलकर और बड़े होते जाते हैं और बन जाते हैं कुख्यात सेनाइल प्लाक्स। अब ये प्लाक्स ये न्यूरॉन्स के बीच में जमा होकर उनके कम्युनिकेशन को पूरी तरह जाम कर देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी शहर की सड़कों पर किसी ने सीमेंट के ढेर लगा दिए हों। लेकिन तबाही सिर्फ बाहर ही नहीं हो रही, न्यूरॉन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। याद है वो टाउ प्रोटीन वाली रेल की पटरियां? इस बीमारी में उन पर जरूरत से ज्यादा फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है। इसे हम हाइपर फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस वजह से टाउ पटरियों से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अलग होकर आपस में ही उलझने लगता है। बस सोचकर देखिए, शहर का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अंदर से ही ढह रहा है। पटरियां टूट चुकी हैं, ट्रेनें रास्ते से भटक गई हैं। ये जो उलझे हुए टाउ हैं, यही न्यूरॉन के अंदर न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बनाते हैं, और बिना पोषण और संवाद के न्यूरॉन आखिरकार दम तोड़ देता है। दिमाग के अंदर की ये जो खामोश तबाही है, अब वो बाहर दिखाई देने लगती है। ये उन लक्षणों के तौर पर गूंजती है जो एक मन के बिखरने की पूरी कहानी सुनाते हैं। हम डॉक्टर्स इसे याद रखने के लिए 4 A's का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ए है एमनेजिया, यानी हाल की यादों का खोना। कल क्या खाया था ये भी याद नहीं रहता।
दूसरा ए है अफेजिया, यानी बात करते करते सही शब्द ही न मिलना। तीसरा है एप्रेक्सिया, मतलब शर्ट के बटन लगाने जैसे रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आना। और आखिर में चौथा ए एग्नोजिया, यानी चेहरे या चीजों को पहचानने में नाकामी, बिल्कुल वैसा जैसा हमने उस मिरर साइन में देखा था। लेकिन एक बात समझनी होगी, अल्जाइमर सिर्फ याददाश्त की बीमारी नहीं है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। लगभग 50% मरीजों में गहरे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। 35% को वहम होता है, जैसे कोई उनकी चीजें चुरा रहा है। जरा सोचिए, अपने प्रियजनों में से लगभग आधे लोग वो सिर्फ अपनी यादें नहीं खो रहे, बल्कि वो एक गहरी उदासी से भी लड़ रहे हैं। ये बीमारी इंसान के पूरे वजूद पर हमला करती है। तो ऐसे में एक डॉक्टर की भूमिका एक जासूस की तरह हो जाती है। अब उसे एक एक सुराग को जोड़ना है और ये पता लगाना है कि क्या इस खामोश साजिश के पीछे का असली मुजरिम अल्जाइमर ही है। देखिए, इसका निदान करना एक पहेली सुलझाने जैसा है। हम इसे कहते हैं प्रोबेबल एडी। जब सारे सुराग बिल्कुल सही बैठते हैं, लक्षण क्लासिक हैं और कोई दूसरी वजह नजर नहीं आ रही। हम कहते हैं पॉसिबल एडी जब कुछ गड़बड़ लगे, शायद लक्षण थोड़े अलग हों या कोई और बीमारी भी साथ हो। और डेफिनेट एडी, इसका मतलब है 100% कन्फर्मेशन। पर दुर्भाग्य से ये सिर्फ दिमाग की बायोप्सी के बाद, मतलब मृत्यु के बाद ही पक्का हो पाता है। इस पूरी जासूसी में सबसे बड़ा और सबसे अहम सुराग मिलता है मरीज के घरवालों से। उनकी बताई बातें किसी भी लैब टेस्ट से ज्यादा कीमती होती हैं। इसके बाद हम MMSE जैसा एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जो दिमाग की मौजूदा हालत का एक अंदाजा देता है। कुछ ब्लड टेस्ट भी जरूरी हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई और वजह तो नहीं, जैसे विटामिन की कमी। और आखिर में CT या MRI स्कैन से दिमाग में आई सिकुड़न यानी एट्रोफी या किसी और दिक्कत का पता चल सकता है। अब जब हम ये जानते हैं कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला कोई इलाज फिलहाल मौजूद नहीं है, तो एक डॉक्टर की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। अब चुनौती इलाज करने की नहीं, बल्कि इस बढ़ती हुई लहर को थामने की है, मरीज और उसके परिवार को इसमें डूबने से बचाने की है। देखिए, अल्जाइमर का मैनेजमेंट सिर्फ दवाइयां देना नहीं है। ये एक तिपाई, एक ट्राइपॉड की तरह है जिसके 3 मजबूत पैर हैं। पहला, मरीज की देखभाल। दूसरा, परिवार को सहारा देना। और तीसरा, घर के माहौल को सुरक्षित बनाना। अगर एक भी पैर कमजोर पड़ा ना, तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम व्यवहार को संभालने की कोशिश करते हैं। जो देखभाल करने वाले हैं, जो केयरगिवर्स हैं, उन्हें सिखाना, उन्हें सपोर्ट देना, उन्हें आराम देना, ये सब बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस लड़ाई के असली योद्धा तो वही हैं। घर में छोटे छोटे बदलाव करके उसे सेफ बनाया जाता है। और जहाँ तक बात है दवाइयों की, जैसे कोलिनिसर्किन इनहिबिटर्स, तो हाँ, वो वक्त को पीछे तो नहीं ले जा सकती, लेकिन वो कुछ समय के लिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा धीमा ज़रूर कर सकती हैं, जिससे मरीज और परिवार को कुछ और कीमती पल मिल जाते हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि जब हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, तो एक डॉक्टर होने के नाते हमारा असली काम क्या है? शायद तब देखभाल का मतलब सिर्फ दवा देना नहीं रह जाता। तब इसका मतलब होता है सम्मान देना, तकलीफ को कम करना और उस इंसानियत को जिंदा रखना जो यादों के धुंधला जाने के बाद भी बाकी रहती है।